महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क हादसे के बाद बस में भीषण आग लगी, जिसके बाद 10 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा नासिक औरंगाबाद रोड पर हुआ। ये बस मुंबई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बस 50 से 60 फीट आगे जाकर गिरी। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, जिसमें आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। ये आप बस का हाल देख सकते हैं, जो बुरी तरीके से जल चुकी है। दरअसल ये रफ्तार काफी ज्यादा थी बस की, जिसकी ट्रक से टक्कर होती है। उसके बाद बस में आग लग जाती है और क्या हाल होता है ये आप देख सकते हैं। कई लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। नासिक औरंगाबाद रोड पे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से ये हालात जो है ये बस के हो चुके हैं। पूरी तरह से ये बस जो है इस एक्सीडेंट में जल के खाक हो चुकी है। इस जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे इससे पहले भी 2-4 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, जहाँ जिसमें भी जो गाड़ियाँ का एक्सीडेंट हुआ है वो जल के खाक हो चुकी थी। मगर आज जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है वो 3 गाड़ियों में था। एक ट्रक था, जो एक बस और एक टेम्पो ट्रैवल छोटा टेम्पो था। इन तीनों गाड़ियों में जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में ये पूरी तरह से ये गाड़ी जो है, बस जो है उसमें जल चुकी है। इसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 10 लोगों के मौत के बाद जो बस में करीबन 25 से 30 लोग थे, उन लोगों को नासिक के गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनके ऊपर उपचार अभी शुरू हुए हैं। मगर अभी आप ये सीधी तस्वीरें नासिक से देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस जो है यहाँ पे ये सारी एक्सीडेंट की इंक्वायरी जो है ये यहाँ पे की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम जो है अगले कुछ घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएंगी और उसके बाद ये जो एक्सीडेंट है उसकी पूरी तरह से मालूमात है, तकदीर जो है वो यहाँ पे की जाएंगी। मगर अभी यहाँ पे घटनास्थल पे यहाँ के पुलिस कमिश्नर हुए, यहाँ के कलेक्टर जो है वो अभी तक पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले का ये जो है किया जा रहा है। किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट की वजह क्या थी। आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां फ्लाई पास्ट में 80 से ज्यादा सैन्य विमान अपना दमखम दिखाएंगे। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब एयरफोर्स डे की रौनक दिल्ली के बाहर दिखाई देगी, क्योंकि इस बार चंडीगढ़ के सुखना लेक पर वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाने का फैसला हुआ था, जिसमें वायुसेना के जवान अपने करतब दिखाएंगे। वहीं एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी वायुसेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लॉन्च करेंगे। लेकिन वायुसेना दिवस में चर्चा का विषय पहली बार शामिल हो रहे वायुवीर होंगे, जो शानदार मार्च करेंगे। इसके अलावा हाल ही में हुए वायुसेना में शामिल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एयरफोर्स डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह करीब 9 बजे वायुसेना का बैंड मार्च करेगा। इसके बाद 9:30 बजे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को सलामी दी जाएगी। 9:35 पर वायुसेना की परेड शुरू होगी। इसके बाद करीब 9:45 पर वायुसेना प्रमुख का संबोधन होगा। फिर 10:30 बजे वायुसेना प्रमुख नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लॉन्च करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी मजाक नहीं है। उन्होंने ये तक बोल दिया कि वो पुतिन को जानते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे। एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने कहा था कि वो अपने इलाकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और अपने देश के हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद बाइडेन ने यह बयान दिया और दुनिया को सावधान करते हुए कहा कि 1962 के बाद एक बार फिर दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने 2 टूक बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी कोई मजाक नहीं है और पुतिन सच में परमाणु हथियार चला सकते हैं, जिससे ऐसी तबाही होगी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि परमाणु हथियार गिरते ही करीब करीब पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन जंग में वैसे ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जंग जारी है। पुतिन की सेना यूक्रेन के हर इलाके में तांडव कर रही है और इसी बीच यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में पुतिन ने जनमत संग्रह करवा दिया और 30 सितंबर को इनके रूस में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन के इस कदम से ज्यादा उनकी एक धमकी ने दुनिया को डरा दिया, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि अपने इलाकों की रक्षा के लिए वो रूस के हथियारों का विशाल भंडार युद्ध में झोंक देंगे। मतलब ये कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी जारी है, लेकिन इस बार बाइडेन ने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि वो पुतिन की धमकी से डर गए हैं।
क्योंकि एक कार्यक्रम में बाइडेन ने बोला कि वो पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन जब परमाणु हथियारों या जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वो मजाक नहीं कर रहे होते। मतलब पुतिन की हर धमकी बाइडेन को सच्ची लग रही है, या यूं कहें कि उन्हें डरा रही है, वरना अपने जानी दुश्मन की बातों को नकारने के बजाय वो उसे सही नहीं बताते। यही नहीं, पुतिन की परमाणु तबाही की धमकी बाइडेन को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिला रही है। और वो कह रहे हैं कि 1962 के बाद ये पहली बार है जब परमाणु हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि बाइडेन ने यह तर्क भी दिया कि पुतिन ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी सेना खराब प्रदर्शन कर रही है और उनके पास परमाणु हथियार का इस्तेमाल ही इकलौता विकल्प है। खुद रूस के ही एक राजनीतिक विश्लेषक ने माना पुतिन की धमकी को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि जिस दिन उनका मूड खराब हुआ वो परमाणु हथियार चला देंगे। Гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится в президенте Российской Федерации. रूस के इस जानकार ने भी दुनिया को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिलाया। 1962 में आया ये वो संकट था जिसकी वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर की सांसें भी अटक गई थी। और उस समय भी उसे डराने वाला रूस ही था, जो उस समय का सोवियत संघ था, जिसने करीब 60 साल पहले 1962 में अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसका पता अमेरिका के एक जासूसी विमान ने लगाया था, जिसने वहां की 900 से ज्यादा तस्वीरें खींची थी और पता चला था कि क्यूबा में जहां मिसाइल तैनात थी वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा केवल 150 किलोमीटर दूर था। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ के पास बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा था और संकट जैसे तैसे टला था। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसकी अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी है, जिसका सोवियत संघ ने फायदा उठाया था, क्योंकि अमेरिका ने 1958 में ब्रिटेन में और 1961 में तुर्की और इटली में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया था। जिसके बाद तब के सोवियत संघ ने अमेरिका को मजा चखाने के लिए क्यूबा को चुना, क्योंकि क्यूबा की अमेरिका से भौगोलिक नजदीकी और वैचारिक दूरी थी और सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और अमेरिका से अपनी 2 शर्तें मनवाई। पहली यह कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, दूसरी यह कि अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलों को हटा लेगा। और पुतिन की बातों से डरे डरे लग रहे बाइडेन ने एक बार फिर वही समय याद किया और यह तक बोल दिया कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। साफ है कि बाइडेन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को सावधान कर रहे हैं और खुद ये जता रहे हैं कि पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। वैसे यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने ये बात साबित भी कर दी है, इसलिए उनकी परमाणु हमले की धमकी से अमेरिका जैसी महाशक्ति भी खतरे में है। और ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी मानी और अमेरिका समेत सभी नेटो देशों को सलाह दी कि रूस ने पहले उन्हें ही उस पर हमला कर देना चाहिए था। ज़ेलेंस्की की ये नसीहत सुनकर रूस भड़क गया और 2 टूक बोल दिया कि ज़ेलेंस्की की सलाह तीसरे विश्व युद्ध को न्योता है, क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकी को ज़ेलेंस्की ने ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो रूस और नेटो की दुश्मनी की आग में घी डाल रहे हैं। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो देशों को सलाह दी कि रूस परमाणु हमला करे उससे पहले ही नेटो को रूस पर हमला कर देना चाहिए, जिससे भड़के रूस ने ज़ेलेंस्की के बयान को तीसरे विश्व युद्ध का न्योता बता दिया। यानी नेटो का सदस्य बनने को बेताब ज़ेलेंस्की अभी से उसे अपनी और रूस की लड़ाई में घसीटना चाहते हैं, जबकि बाइडेन पहले दिन से इससे बच रहे हैं। वो यूक्रेन को हथियार तो दे रहे हैं लेकिन अपनी सेना नहीं। लेकिन जिस तरह से पुतिन की धमकी और ज़ेलेंस्की की सलाह उन्हें मिली है उससे लगता है कि अमेरिका फंस गया है। वो रूस से खुलकर लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार चला दिया तो उसे मैदान में उतरना होगा, जिसके बाद होगा तीसरा विश्व युद्ध। 4 साल बाद बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 92 किलोमीटर के पिलर्स अभी तक बन चुके हैं। पहली बुलेट ट्रेन का टारगेट है 2026 का। सिक्किम दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गैंगटॉक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने राजभवन में सरदार पटेल की मूर्ति का भी अनावरण किया। मुंबई में एनसीबी ने छापेमारी की और 50 किलो ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इन ड्रग्स की बाजार में कीमत करीब 120 करोड़ रुपए बताई गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जाति और वर्ण व्यवस्था पर बयान दिया। नागपुर में एक किताब के विमोचन के समय मोहन भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति की व्यवस्था अतीत की बात है, जिन्हें भुला देना चाहिए और समाज में अच्छी बातों का प्रचार करना चाहिए। Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel.
अमेरिका ने उत्तरी सीरिया के एक इलाके में एयर स्ट्राइक कर आईएसआईएस के 2 आतंकियों को मार गिराया। पिछले काफी वक्त से अमेरिका सीरिया में इस आतंकी संगठन को उखाड़ फेंकने के लिए वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसी कड़ी में उसने एक बार फिर वहां ड्रोन से मिसाइलें बरसा दी। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस के 2 आतंकी मारे गए। जिन आतंकियों को अमेरिका की सेना ने ढेर किया उनका नाम अबू अला और अबू मुअद अल कहतानी बताया गया। दावा किया जा रहा है कि आतंकी अबू अला आईएसआईएस के उन टॉप 5 कमांडरों में एक था जिसकी अमेरिका को काफी अरसे से तलाश थी। इसी बीच अमेरिकी सेना को उत्तरी सीरिया के एक इलाके में उसके छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद उसे खत्म करने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत अमेरिकी सेना ने कई दिनों तक उस पर नजर रखी और फिर मौका मिलते ही एयर स्ट्राइक कर अबू अला और उसके साथी अबू मुअद अल कहतानी का खात्मा कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान उसकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही उस इलाके में रहने वाले किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया कि मारे गए दोनों आतंकी सीरिया और इराक में किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने आईएसआईएस के दोनों आतंकियों को हवाई हमले में मार गिराया। असल में अमेरिका सीरिया से आईएसआईएस के आतंकियों का सफाया करने में जुटा है और इसके लिए वो आतंकियों और उनके ठिकानों पर ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले भी जुलाई में अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में एक ड्रोन हमला कर आईएसआईएस के कमांडर माहिर अल अगाल को मार गिराया था। अबू अला की तरह माहिर भी अमेरिका की हिट लिस्ट में था और वो सीरिया में आईएसआईएस का चीफ भी था। दावा किया गया कि माहिर को मारने में वहां के कुछ कबीलों ने अमेरिका की मदद की थी और उन्हीं से मिली सटीक जानकारी पर अमेरिका ने ड्रोन हमला कर उसे मार गिराया था। मतलब ये कि सीरिया में कबीलों के लोग अमेरिका के सीक्रेट जासूस बन चुके हैं जो धीरे धीरे वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे उन्हें पूरे सीरिया में फैला देगा और एक एक करके उनकी मदद से आईएसआईएस के तमाम कमांडरों को मार गिराएगा। असल में पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि आईएसआईएस एक बार फिर सीरिया को अपना गढ़ बनाने की फिराक में है, लेकिन कुर्द लड़ाकों के साथ अमेरिका के ऑपरेशन की वजह से उसे अपने मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। और माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में आईएसआईएस ने जुलाई के पहले हफ्ते में अमेरिका के समर्थन वाले 6 कुर्द लड़ाकों को गोलियों से भून दिया था। इसका एक वीडियो भी आतंकियों ने जारी किया था जिसमें एक सुनसान इलाके में कुर्द लड़ाकों को अंधाधुंध फायरिंग कर मार दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका ने आईएसआईएस पर प्रहार किया और उसके 2 टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस फिर भैंसों से टकरा गई। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस फिर हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के आणंद स्टेशन के पास ट्रेन की भैंसों के झुंड से टक्कर हो गई जिसमें अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। एक दिन पहले भी वंदे भारत भैंसों से टकरा गई थी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर उद्धव ठाकरे को दोपहर 2 बजे तक चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजना होगा। असल में शिंदे गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका है। दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े मामले में ईडी ने राजधानी समेत देश भर में 35 जगहों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक लड़के ने भारी भीड़ के बीच एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लड़का पुलिस वाले को जोरदार थप्पड़ मारता नजर आया। सामने आए वीडियो में लड़का पुलिस वाले से बहस करता दिखाई दिया जबकि वो लड़के के हाथ को पकड़कर उसे समझाता रहा। लेकिन जब पुलिस वाले ने काफी देर तक उसके हाथ नहीं छोड़े तो वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। यही नहीं, इसके बाद वो उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता दिखा, जिसके बाद पुलिस वाले का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने लड़के की पिटाई करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने लड़के को जमीन पर पटका और फिर उस पर कई घूंसे बरसाए। वो पुलिसकर्मी लड़के की बेल्ट से भी पिटाई करता रहा। बताया गया कि लड़का किसी से बहस कर रहा था, तभी पुलिस वाला बीच बचाव के लिए आया था, जिसके बाद लड़के ने उसे थप्पड़ मार दिया। लड़के की पिटाई करने के बाद पुलिसकर्मी उसे अपने साथ ले गया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। सीबीआई ने गो तस्करी के मामले में जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ बंगाल की आसनसोल अदालत में चार्जशीट दाखिल की। झारखंड के दुमका में शादी से मना करने पर एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश करने का आरोप लगा। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की मुहिम के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खैबर पास इलाके का जायजा लिया। इस दौरान नियम तोड़ने के आरोप में एक बिल्डर को नोटिस जारी किया गया कि नियमों को कड़ाई से पालन करें, नहीं तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा यादव का बतौर आरोपी नाम शामिल है।
कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल हुई थी। लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर रहते हुए काफी लोगों से जमीन लेकर बदले में उन्हें रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियां दी। अब आपको बताते हैं कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी का ये पूरा मामला क्या है। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ये सब किया। लालू यादव समेत कुल 16 लोगों पर रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियां देने का आरोप है। साल 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे। जिन लोगों को नौकरी दी उन्होंने अपनी जमीन लालू के नाम की या लालू के रिश्तेदारों को जमीन ट्रांसफर हुई। जांच में यह बात भी सामने आई कि अज्ञात रेलवे अधिकारियों ने भर्ती नियमों का उल्लंघन किया। सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच शुरू की। जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई। सर्किल रेट से कम दामों पर जमीनें बेची गई। उधर जंग के बीच रूस ने अपने स्टेल्थ बॉम्बर पागदा की टेस्टिंग शुरू कर दी और अगर सब ठीक रहा तो 2023 में इसे रूस की वायुसेना में शामिल भी कर लिया जाएगा, जिसके बाद रूस का पहला प्योर स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाने वाला पागदा दुश्मन पर कहर बरपाएगा। यूक्रेन जंग 8वें महीने में एंट्री कर चुकी है और कभी रूस के आगे निकलने तो कभी यूक्रेन के आगे निकलने के दावे किए जाते हैं। यानी ये जंग इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। मुमकिन है कि जंग 2023 तक भी चले और अगर ऐसा हुआ तो रूस की कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द अपने इस बॉम्बर को वायुसेना का हिस्सा बना ले। जो दुश्मन के इलाके में कब घुसेगा और कब उसका काम तमाम करके निकल जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और टेस्ट में सफल होने के बाद इसे रूस की वायुसेना का हिस्सा बना लिया जाएगा। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि इसे अलग अलग मौसम में टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बॉम्बर से रॉकेट दागे जाने पर यह कितना अधिकतम दबाव झेल सकता है। इस विमान के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा और इससे परमाणु मिसाइलों समेत कई बम दागे जा सकते हैं और विमान की इन्हीं खूबियों की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। इस विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी है चुपोलेव, जिसने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि पागदा के स्टेल्थ फीचर को कोई मात न दे सके, जिसके लिए रूस के इंजीनियर ने दुश्मनों के रडार की स्टडी की और पागदा को इस तरह बनाया कि उड़ान के समय इस विमान का रडार सिग्नेचर बहुत कम आए, यानी दुश्मन इसे न पकड़ पाए। पागदा में लगे इंजन का वजन 23 टन है और यह करीब 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वैसे रूस का यह बॉम्बर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है और कई तरह की क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर कर सकता है, जिनमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल होंगी। इसके अलावा पागदा से ड्रोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो मामूली ड्रोन नहीं बल्कि स्वॉर्म ड्रोन होंगे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और ये झुंड में आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि पागदा इन्हें कंट्रोल कर सकता है और दुश्मन के इलाके में इनके जरिए तबाही मचा सकता है। ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टल गया। वाराणसी की अदालत में मंगलवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा गुवाहाटी में सुबह बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। मुंबई के पास ठाणे में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर कभी हां कभी ना का खेल खेलने वाले तुर्की ने इस बार नया पेच फंसा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि स्वीडन और फिनलैंड एक साथ नेटो में शामिल होने के बजाय अलग अलग वक्त पर नेटो के सदस्य बने, जबकि स्वीडन और फिनलैंड ने मई में एक साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनके देश की सिक्योरिटी डिमांड को लेकर दोनों देशों का रुख अलग अलग है। ऐसे में दोनों देश अलग अलग वक्त पर नेटो का सदस्य बन सकते हैं। कहने का मतलब यह कि फिनलैंड पहले नेटो का सदस्य बन जाए और स्वीडन की सदस्यता पर बाद में चर्चा होती रहे। जब से स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी है, तभी से तुर्की उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। लेकिन जून में तुर्की दोनों देशों की नेटो में एंट्री के लिए मान गया, मगर कुछ शर्तों पर। उसने दोनों देशों के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था, जिसके तहत स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की को उसकी शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था और यह गारंटी दी थी कि वो अपने यहां पनाह लिए कुर्द लड़ाकों पर नकेल कसेंगे, क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। साथ ही दोनों देशों ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हटाने का भी वादा किया था। इसके बाद ही तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का विरोध छोड़ा था। लेकिन अब तुर्की का रवैया देखकर लग रहा है कि वो स्वीडन को तो फिलहाल नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा। तुर्की का कहना है कि स्वीडन उसकी शर्तों को लेकर गंभीर नहीं लग रहा, इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दिया
कि जब तक स्वीडन में आतंकी संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकी स्वीडन की संसद के अंदर बैठे हैं, तब तक तुर्की स्वीडन का साथ नहीं देने वाला। तुर्की को शुरुआत से ही ज्यादा दिक्कत स्वीडन से है। फिनलैंड की तरफ उसका रुख नरम है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फिनलैंड ऐसा देश नहीं है जहां आतंकी खुले घूम रहे हों। ऐसे में फिनलैंड की सदस्यता पर तो तुर्की हामी भर देगा, लेकिन स्वीडन की सदस्यता पर बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से पूछताछ हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से दिल्ली में पूछताछ की। उत्तर प्रदेश के झांसी में फायरिंग के अभ्यास के दौरान T-90 टैंक का बैरल फट गया, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को दिया गया। उनके साथ रूस के रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन के एनजीओ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ये कार धू-धू कर जलकर राख हो गई। घटना कटिहार के सिमरिया पुल के पास की है, जब एसबीआई के मैनेजर अरविंद कुमार ड्यूटी करके घर लौट रहे थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी कार में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कार की आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी आग नहीं बुझ पाई। जिसका अंदाजा अमेरिका को बहुत अच्छी तरह है, इसलिए वो भी चुपके चुपके पूरी तैयारी करने में लगा है। उसने हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाले एक रॉकेट इंजन के टेस्ट का दावा किया है। हालांकि ये टेस्ट अगस्त में किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका ने अब जाकर दी। इस हथियार को बनाने के लिए नेटो का दूसरा सदस्य नॉर्वे भी अमेरिका का साथ दे रहा है, जिसका असली नाम है थॉर ER यानी टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट फॉर एक्सटेंडेड रेंज। थॉर ER प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी। लेकिन इसके बावजूद वो महंगा नहीं बल्कि किफायती होगा। अमेरिका का ये सफल टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। चीन धड़ाधड़ अपने हाइपरसोनिक हथियारों को टेस्ट कर रहा है और रूस तो अपने हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर दाग भी रहा है। वहीं अमेरिका के पास अब तक ऐसा कोई हाइपरसोनिक हथियार तैयार नहीं है जिससे वो हमला कर सके। अभी वो हाइपरसोनिक हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में ही लगा है। इधर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में फिर छापेमारी हुई। जम्मू कश्मीर राज्य की जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग केस में शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। पुंछ में पुलिस ने नशीले पदार्थ और हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि ये सभी उस महिला के साथी हैं जिसे कुछ दिन पहले 2 किलो IED के साथ पकड़ा गया था। शोपियां में सुरक्षा बल ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज बारिश की वजह से दीवार गिरने से हादसा हुआ। हादसे में 3 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। घटना सोनी गांव की है, तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में बारिश का कहर देखने को मिला। एक दीवार गिर गई। भारी बारिश की वजह से दीवार की नींव कमजोर हो गई थी। इसमें एक 3 साल के मासूम की मौत हुई है। दिल्ली के नजदीक नोएडा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आग ने काफी देर तक तांडव मचाया। शुरुआत में एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे फैल गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं, जबकि वहां से निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आसपास धुएं का ऐसा गुबार छाया कि लोग परेशान हो गए। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद अंदर काम करने वाले लोग बच गए। तो राहत की बात यह है कि इस फैक्ट्री में जब आग लगी तो कोई भी हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी वो नोएडा के सेक्टर 3 में है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। यूपी में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में कई कार और बाइक सवार सैलाब के बीच से गुजरते दिखे। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश की वजह से एक कार सैलाब में फंस गई, जिसमें बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। पीलीभीत में आई बाढ़ ने खेत में खड़ी धान की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो गया।
बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने छापेमारी की है जिसमें कैश बरामद हुआ है। 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। आरोपी के घर से इतनी रकम बरामद हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी हुई, जहां पर छापेमारी जारी है। कल भी हमने देखा था कि छापेमारी अलग अलग राज्यों में थी, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। अब जो ईडी की छापेमारी हुई है इसमें आरोपी के घर से ये नकदी बरामद की गई है। नकदी 1 करोड़ रुपए ये कैश मिला है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से 35 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसी मामले पर एक कारोबारी के घर पे जब छापेमारी की गई तो उस आरोपी के घर से 1 करोड़ रुपए की नकदी, इसके साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया है। 1 करोड़ की नकदी कहां से लाया गया, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा था, किसको देना था, इस मामले की जानकारी जब उस कारोबारी से पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा उस 1 करोड़ रुपया को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही आज इस मामले में विस्तार से पूछताछ किया जाएगा कि आखिर उस 1 करोड़ रुपये को कहां से लाया गया। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस तरह से बाकायदा कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जानकारी मिली थी जांच एजेंसी को, तो इस मामले पर उस 1 करोड़ रुपए से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को आज खंगालने का काम जांच एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है शंकर आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कोचीन से है, जहां पर पाकिस्तानी बोट से करीब 200 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। एनसीबी और नेवी के समंदर में जॉइंट ऑपरेशन के बाद एक संदिग्ध बोट पकड़ी गई, जहां से ड्रग्स का जखीरा बरामद किया गया और बोट में सवार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये जॉइंट ऑपरेशन कोची में एनसीबी और नेवी का, जिसमें कामयाबी भी मिलती है। पाकिस्तानी बोट तो पकड़ी जाती है, उसके साथ ही ड्रग्स का जखीरा पकड़ा जाता है और जो बोट में लोग सवार थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे आगे पूछताछ होगी। राजस्थान के दौसा में नगर परिषद की बैठक में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब बीजेपी पार्षद अलका तिवारी को बोलने से रोका गया। बवाल इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बैठक के समय महिला पार्षद अलका तिवारी लोगों की समस्याओं से अवगत करवाती दिखी, लेकिन बीच में ही मनोनीत पार्षद इंद्र मीणा ने उन्हें रोक लिया और बहस करने लगे। बस फिर क्या था, अलका तिवारी के समर्थन में दूसरे बीजेपी नेता और उनके पति भी पहुंच गए और धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते हाथापाई होने लगी। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जिसके बाद साधारण सभा की बैठक अखाड़े में तब्दील हो गई। वहां मौजूद दूसरे पार्षदों और पुलिस ने बीच बचाव किया। इस बीच सभापति और आयुक्त ने बैठक समाप्ति की घोषणा करके मामले को शांत करवाया। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी कि उनके हजारों आत्मघाती लड़ाके हमले के लिए तैयार बैठे हैं। तालिबान ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान उन्हें उकसाने से बाज नहीं आया तो उसे अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि उनके आत्मघाती लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर हमला बोल देंगे। तालिबान ने चेतावनी दी कि उनके हमलावर पाकिस्तान में हजारों घरों को जला देंगे और इस्लामाबाद को अफगानिस्तान की दूसरी राजधानी बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसे दुनिया भर में बदनाम कर रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बन गया है और इसी बात ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को गुस्से से भर दिया, क्योंकि तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान के इस रुख से उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मान्यता दिलाने की कोशिश को झटका लग सकता है। तालिबान का कहना है कि वो दुनिया के बाकी देशों से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान उनकी छवि खराब करने में जुटा है, जिसके बाद भड़के हुए तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। इससे पहले भी वो पाकिस्तान को अमेरिका की कठपुतली बता चुका है। काबुल में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी के ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद तालिबान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका की मदद की थी, जिसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण में अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बताया था। माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज तालिबान ने पाकिस्तान को सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी। जनप्रतिनिधित्व कानून में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के प्रस्ताव को नए सिरे से कानून मंत्रालय को भेज दिया। इसके तहत एक आदमी एक से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार यह प्रस्ताव 2004 में लाया गया था, जो 18 साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं हो सका।
चुनाव आयोग ने दलील दी कि अगर कोई 2 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे 1 सीट छोड़नी पड़ती है। ऐसे में वहां उपचुनाव करवाने में काफी खर्च होता है। चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया। हमारी पार्टी जल्दी इस पे अपना मत देगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाकर चर्चा कराने की चुनाव आयोग से अपील की। ये प्रस्ताव मेरे ख्याल से ये ऐसा है जिसको पार्टियों को सोचना चाहिए। उधर बिहार के सासाराम में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि जब ये लोग मूर्ति विसर्जन करके शिवपुर गांव से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने अपने घर से पत्थरबाजी की, जिससे कई लोगों को चोटें आई, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 6 के खिलाफ केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलते चलते अचानक एक मोटरसाइकिल में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि अचानक मोटरसाइकिल से आग की लपटें निकलने लगी। इससे पहले कि आग मोटरसाइकिल पर सवार मां और बेटे को अपनी चपेट में लेती, उन्होंने तुरंत मोटरसाइकिल सड़क किनारे रोकी और अपनी जान बचाई। वहाँ मौजूद लोग जब तक आग पर काबू पाते, तब तक वो पूरी जल चुकी थी। घटना रायबरेली के सलोन थाना इलाके की है। मोटरसाइकिल पर सवार आदमी अपनी मां के साथ किसी रिश्तेदार को अस्पताल में देखकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि वो इस हादसे में बाल बाल बच गए। इस बीच बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाघ की वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल था, जिसके बाद उसे पकड़ने की मांग पर गांव के लोग अड़ गए और मुआयना करने आई वन विभाग की टीम को घेर कर वहां जोरदार नारेबाजी की। मामला इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। गांव वाले इस बात से नाराज थे कि वन विभाग के लोग बाघ को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में इस बाघ ने उस इलाके के 7 लोगों का शिकार किया, जिनमें एक की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद वहां लोगों का डर और बढ़ गया। नहीं जा रहा था, लोग उधर जाके उनको मार दिया और लोग देखता रह गया सब। हालांकि इस विरोध के बाद बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके लिए बाकायदा शूटरों की एक टीम भी गठित कर दी गई, जिन्हें बाघ दिखते ही गोली मारने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। गुजरात के मेहसाना का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर विलेज बनने जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात दौरे में रविवार को करेंगे। इसी सोलर प्रोजेक्ट से 3 गांव के हर मकान को बिजली पहुंचाई जा रही है। मोढेरा गांव के नजदीक बने सोलर प्लांट से इस गांव के अलावा 2 और गांवों में भी बिजली पहुंचाई जा रही है। 100% जो ऊर्जा है जो गांव ले रहा है वो सूर्य से उत्पन्न हो रही है। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए मोढेरा गांव के सभी मकानों और इमारतों पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। एक बिल पे 3 से 4 हजार तक का मुनाफा हो सकता है। उधर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार का जखीरा पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार और भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद की है। पुलिस ने जानकारी दी कि 17 पिस्तौल, 8 देसी कट्टे और 430 राउंड गोलियां जब्त की गई हैं। आरोपी कई शहरों में अवैध हथियार बेचता था, तो ये सप्लाई करता था हथियारों की। अब ये अवैध हथियार पकड़े गए हैं। साथ ही क्राइम ब्रांच अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। उधर झारखंड की दलमा चाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रजनी नाम की हथिनी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानकारी के मुताबिक दलमा यहां पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें विभाग के कई आला अधिकारी शामिल होते हैं। इसी अवसर पर हथिनी का जन्मदिन भी मनाया गया। इस बीच स्कूल के बच्चों ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर तालियां बजाकर हथिनी का स्वागत किया। उसके बाद वहां के अधिकारियों ने उसे फल और सब्जियां भी खिलाई। जानवरों का हम लोग बना करके ये संदेश देते हैं, ये भी हमारे जैसा है। वन विभाग के मुताबिक हथिनी 2009 में झुंड से बिछड़कर गड्ढे में फंस गई थी, जिसे वहां से निकालकर उसका इलाज करवाया गया। इसके बाद दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसे भेज दिया गया। तब से उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश चाकू लेकर एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुस गया और वहां मौजूद कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देता सुनाई पड़ा। हालांकि वहां पुलिस के पहुंचते ही उसकी सारी हेकड़ी उतर गई, जिसके बाद वो हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा। बताया गया कि बदमाश फाइनेंस कंपनी के लोगों को धमकाने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, वहां पुलिस पहुंच गई।
जिसने बदमाश से इतनी उठक बैठक करवाई कि उसकी सांसें फूल गईं। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम विवादों में घिर गए। राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ लोगों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाते दिखाई दिए। ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सार्वजनिक रूप से ये कहना ये उनकी दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के इशारे पर किया गया है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अपने मंत्री से नाराज हैं। वहीं पार्टी पर हमला बढ़ा तो राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई दी। आम आदमी पार्टी तो सभी धर्मों की इज्जत करती है, सबको भारत का संविधान की आस्था की आजादी देता है।